ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब किसी कोर्ट ने एक स्पेन के किसी फैमिली मेंबर को रेप केस में सलाह दी थी। ये है पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के ग्रैंडसन और पूर्व हसन कंस्टिट्यूएंसी के एमपी प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना पे आरोप था कि वो अपने माँ की उम्र के मेट्स को जब चाहे डरा कर उनका बलात्कार किया करता था। इनफैक्ट प्रज्वल रेवन्ना के नजरों से इन गरीब मेट्स की बेटियां भी नहीं बच पाई थी। वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने से लेकर अश्लील मैसेजेस भेजने तक सभी कुछ उन्हें सहना पड़ता था। इन महिलाओं के बीच प्रज्वल रेवन्ना का इतना आतंक था कि ये महिलाएं प्रज्वल रेवन्ना के सामने जाने से भी डरती थी। जब प्रज्वल रेवन्ना घर पर होता था तो घर के मेल स्टाफ पहले ही फीमेल स्टाफ को उस बारे में सतर्क कर देते थे। प्रज्वल रेवन्ना सिर्फ अपनी मेड्स और उनकी बेटियों को ही डराकर एक्सप्लॉइट नहीं किया करता था, वो कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट की कई रिस्पेक्टेड महिलाओं को भी इस तरह से एक्सप्लॉइट किया करता था। लेकिन किसी में उसके इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं था। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद 4 महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। क्या हुआ था ये मैं आगे बताऊंगा। इसके पहले ही केस में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने शिकायत दर्ज होने के सिर्फ 14 महीने के अंदर ही प्रज्वल रेवन्ना को उसके एक 47 साल के मेट को बार बार बलात्कार करने के दोष में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। इसके पीछे का एक मुख्य कारण था कि कोर्ट के पास प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा ऑब्सीन फोटोग्राफ्स और 40 से लेकर 50 के आसपास पोर्नोग्राफी वीडियोस थे, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना 40 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ इंटीमेट होते दिख रहा था, जिनमें कुछ लड़कियों को प्रज्वल रेवन्ना जबरदस्ती रेप कर रहा था। लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रज्वल रेवन्ना के पैर पकड़कर चिल्लाती दिख रही थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना एक मैनियक की तरह उन्हें ना सिर्फ ब्रूटली रेप कर रहा था बल्कि ये सारी डिस्टर्बिंग मोमेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रहा था, ताकि बाद में ये वीडियोस पब्लिक कर देने का डर दिखाकर इन सभी लड़कियों का मुंह बंद रखा जा सके और फिर जब चाहे ब्लैकमेल करके फिर से उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। प्रज्वल रेवन्ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी हसन के कई महिलाओं और लड़कियों को पिछले काफी सालों से इस तरह एक्सप्लॉइट करते हुए आ रहा था, लेकिन अप्रैल 2024 में सब कुछ बदल गया। वो समय शायद प्रज्वल रेवन्ना की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी और 26 अप्रैल को हसन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव था। वहां से बीजेपी और जनता दल सेक्युलर पार्टी जेडीएस अलायंस के उम्मीदवार था प्रज्वल रेवन्ना। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही कुछ लोग पूरे हसन डिस्ट्रिक्ट में सब जगह, पार्क से लेकर बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सभी पब्लिक जगहों में पेन ड्राइव पैक कर चले गए। इन पेन ड्राइव में प्रज्वल रेवन्ना के सारे प्राइवेट वीडियोस और फोटोज थे जो प्रज्वल रेवन्ना ने खुद बनाए थे, लड़कियों के साथ इंटीमेट होते हुए और कई महिलाओं को रेप करते हुए। और ये सारे वीडियोस सब अनसेंसर्ड थे। वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना का फेस दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट, हैंड्स और बॉडी के अन्य पार्ट्स दिख रहे थे, लेकिन विक्टिम के चेहरे क्लियरली दिख रहे थे। ऐसे ही लगभग 25,000 से भी ज्यादा पेन ड्राइव पूरे हसन डिस्ट्रिक्ट में फेंके गए थे। कुछ ही समय में ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस हसन डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए फैल गए। इन सब के बीच 26 अप्रैल को हसन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव खत्म हुआ, लेकिन तब तक ये वायरल हुए फोटोज और वीडियोज हसन के लोगों के फोन से पहले लोकल मीडिया और फिर नेशनल मीडिया तक पहुंच गए। इसीलिए कर्नाटका सरकार ने वोटिंग के अगले दिन 27 अप्रैल को एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की, जिसका काम था ये वायरल हुए वीडियोस और फोटोग्राफ्स कितने जेन्युइन हैं ये चेक करना और उसके बाद एप्रोप्रिएट स्टेप लेना। साथ ही जिन लोगों ने ये वीडियोस और फोटोज पब्लिक किए थे उनको अरेस्ट करना। एसआईटी ने सबसे पहले प्रज्वल रेवन्ना को बुलाया, लेकिन पुलिस को पता चला कि 26 अप्रैल शाम 6 बजे हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव खत्म होते ही प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाकर जर्मनी चला गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाने पर जर्मनी जाने के लिए कोई वीजा नहीं था। जब देश में लोकसभा चुनाव जारी है और खासतौर पर ऐसे समय पर प्रज्वल रेवन्ना के अचानक देश छोड़कर चले जाना पूरे देश के मीडिया की नजर में आ गया। Prajwal Revanna, who had fled to Germany after the revelations of the pen drive containing all the clips. ठीक तभी कर्नाटका का एक पॉपुलर बीजेपी नेता और लॉयर जी देवराजगौड़ा मीडिया में एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो उनके पास काफी दिन पहले से है और वो वीडियोस उन्हें कार्तिक नाम के एक आदमी ने दिए थे। कार्तिक लगभग 15 साल से रेवन्ना परिवार का ड्राइवर रहा था।
पहले कार्तिक प्रज्वल रेवन्ना के फादर एजी रेवन्ना, फिर मदर भवानी रेवन्ना और फिर भाई सूरज रेवन्ना की गाड़ी चलाता था। फिर जब 2019 से प्रज्वल रेवन्ना एमपी बना, तब से कार्तिक प्रज्वल रेवन्ना की गाड़ी चलाता था। लेकिन 2023 में कार्तिक का प्रज्वल रेवन्ना और उसकी मां भवानी रेवन्ना के साथ एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जो कोर्ट तक गया। तब कार्तिक ने इस मामले को लड़ने के लिए इस बीजेपी नेता और लॉयर जी देवराजेगौड़ा की मदद मांगी, क्योंकि उस समय जेडीएस और बीजेपी कर्नाटका में ऑपोजिशन पार्टी थे। इसलिए जी देवराजेगौड़ा भी कार्तिक का मुकदमा लड़ने के लिए राजी हो गया। तब कार्तिक ने ये वीडियोस और फोटोज एक पेन ड्राइव में डालकर जी देवराजेगौड़ा को दिया, कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यूज करने के लिए। इस इंटरव्यू के बाद एसआईटी ने जी देवराजेगौड़ा और कार्तिक को बुलाकर अच्छे से ब्रीफ किया। उसमें कार्तिक ने कबूल किया कि ये वीडियोस और फोटोज उसने ही प्रज्वल रेवन्ना के फोन से अपने फोन में कॉपी किए थे। कार्तिक ने पुलिस को बताया कि गाड़ी चलाते वक्त वो नोटिस करता था कि प्रज्वल रेवन्ना अपने गाड़ी में बैठकर अक्सर अपने फोन पर पोर्नोग्राफी वीडियोस देखता था, और उससे बात करते वक्त प्रज्वल रेवन्ना अपना फोन को छुपा लेता था ताकि वो कुछ देख ना ले। उससे कार्तिक की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। एक बार जब प्रज्वल रेवन्ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, तब वो अपना फोन गाड़ी में ही भूल गया था। तब कार्तिक अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्रज्वल रेवन्ना का फोन खोलकर सारी वीडियोस और फोटोज अपने वीवो फोन पर कॉपी कर लेता। कार्तिक को प्रज्वल रेवन्ना का फोन का पासवर्ड पता था, जो था 8055। उसके बाद कार्तिक ने सीधा ये वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दिखाए। भवानी रेवन्ना कार्तिक को इस बारे में किसी और को बताने को मना कर दिया। तब पुलिस कार्तिक का वीवो फोन देखना चाहा, लेकिन कार्तिक अपने वीवो फोन खो जाने की ओरिजिनल पुलिस कंप्लेंट रिपोर्ट एसआईटी को दिखाया, जिसका डेट था 14 अगस्त 2021 का। पुलिस ने फिर कार्तिक के करेंट फोन, जो वो यूज कर रहा था, सैमसंग J4 फोन को सीज कर लेते, क्योंकि उस सैमसंग J4 फोन में भी पुलिस को प्रज्वल रेवन्ना के 4 सिमिलर वीडियोस मिले थे। कार्तिक ने एसआईटी को बताया कि प्रज्वल रेवन्ना कभी कभी उसका वीवो फोन कॉल करने के लिए यूज करता था, इसलिए उसने सारे वीडियोस वीवो फोन से सैमसंग J4 फोन में ट्रांसफर किया था। और ये सैमसंग J4 असल में प्रज्वल रेवन्ना का ही फोन था, जो प्रज्वल रेवन्ना ने कार्तिक को फेंक देने के लिए दिया था। लेकिन कार्तिक ने वो फोन नहीं फेंका और यूज करता रहा। लेकिन कार्तिक ने वीडियोस या फोटोज को लीक करने की बात स्वीकार नहीं किया। जी देवराजेगौड़ा और कार्तिक दोनों एक दूसरे को वीडियोस लीक करने के लिए दोष दे रहे थे। ठीक उसी वक्त 28 अप्रैल को ऐसा कुछ हुआ जिससे एसआईटी का ध्यान जी देवराजेगौड़ा और कार्तिक से हट गए। कर्नाटका के मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के केआर पुलिस स्टेशन में एक 20 साल का लड़का अपनी मां को साथ लेकर आया और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपनी मां पर रेप करने का आरोप दर्ज करवाया। राजू ने कहा कि उसने अपने एक रिलेटिव के फोन पर अपनी मां का वीडियो देखा और अपने परिवार को उस वीडियो के बारे में बताया। उसकी मां ने फिर परिवार को बताया कि जब वो गानीगढ़ा फार्म हाउस में काम करती थी, पहले लॉकडाउन के दौरान यानी 2020 से 2021 के बीच एक बार प्रज्वल रेवन्ना ने उसे अपने कमरे में पानी देने के लिए बुलाया। जब वो पानी लेकर कमरे में गई, तब प्रज्वल रेवन्ना ने दरवाजा अंदर से बंद कर उसे बलात्कार दिया और उसका वीडियो भी बनाया। फिर कुछ दिन बाद जब वो प्रज्वल रेवन्ना के बेंगलुरु के बसनगुड़ी घर में सफाई कर रही थी, तब भी प्रज्वल रेवन्ना ने अपने गंदे कपड़े ले जाने का बहाना बनाकर उसे 3rd फ्लोर में अपने कमरे में बुलाया और फिर से उसका बलात्कार दिया। इस बार भी प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो बनाया और उसे चुप रहने के लिए धमकी दी। अगर वो चुप नहीं रही तो वो ये वीडियोस इसके बेटे के फोन पर भेज देगा। जब ये रिपोर्ट बेंगलुरु में एसआईटी के पास पहुंची, तो एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को समन किया, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना उस वक्त भी देश में वापस नहीं लौटा था और किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था। इसीलिए एसआईटी उसे कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा था कि तभी 2 मई 2024 को राजू फिर से एक बार केआर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आया। लेकिन इस बार उसने बताया कि उसकी मां को किडनैप किया गया है। राजू कहता है कि उसके हेवल्ला गांव का एक आदमी सतीश ववर्ना उसकी मां को 29 अप्रैल 2024 की रात को अपने बाइक पर बिठा के कहीं लेकर चला गया और उस दिन के बाद से उसकी मां वापस घर नहीं लौटी। मतलब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के बिल्कुल अगले दिन ही विक्टिम किडनैप हो गई थी। राजू ने अपने कंप्लेन में बोला कि ये सतीश ववर्ना भवानी रेवन्ना के करीबी आदमी है और ये सतीश ववर्ना ही 2017 में उसके माता पिता को गानीगढ़ा फार्म हाउस में नौकरी के बारे में बताया था और बाद में यही सतीश ववर्ना रेवन्ना फैमिली के तरफ से उसके माता पिता के साथ तनख्वाह को लेकर बातचीत भी किया था। एसआईटी अगले दिन ही 3 मई को इस सतीश ववर्ना को अरेस्ट करती है और फिर 4 मई को विक्टिम को मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के एक फार्म हाउस से रेस्क्यू करती है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि
उस फार्म हाउस के मालिक प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना के परिचित थे। इसीलिए उसी दिन एसआईटी विक्टिम की कंप्लेंट के बाद एच.डी. रेवन्ना को उनके पिता और एक्स प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के घर से विक्टिम को किडनैप करने के आरोप में अरेस्ट करती है। इंडिया में रेवन्ना परिवार में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन उस वक्त भी प्रज्वल रेवन्ना का कोई अता पता नहीं था। इस वजह से एसआईटी ने सीबीआई को रिक्वेस्ट करके सीबीआई से ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया ताकि जर्मनी की पुलिस प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत अरेस्ट करके इंडिया के हवाले कर सके। लेकिन जर्मनी ने जब ऐसा नहीं किया तब मजबूरन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी एमईए ने प्रज्वल रेवन्ना को शो कॉज नोटिस भेजा और उसे 10 दिन के अंदर अपनी विदेश यात्रा का कारण बताने को कहा। साथ ही यह भी डिक्लेयर किया कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। Revocation of the diplomatic passport of Prajwal Revanna and a show cause notice has been issued, giving him 10 working days to respond to the MEA's notice. शो कॉज नोटिस मिलने के बाद प्रज्वल रेवन्ना मजबूरन एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि वो 31 अगस्त 2024 को इंडिया लौटेगा। ಶುಕ್ರವಾರ ಏನು 31ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು और 34 दिन बाद जब प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है तभी एक ऑल वुमेन एसआईटी टीम उसे सुबह 2:10 में एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उसका मेडिकल चेकअप होता है और उसके प्राइवेट पार्ट, हैंड्स और लेग्स की चली जाती है। साथ ही उसका वॉइस सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है। ये सब एफएसए यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाता है ताकि उन्हें रिकवर्ड किए गए वीडियोस और फोटोज के साथ मैच किया जा सके। बेसिकली वीडियोस या फोटोज में जो एसाइलम दिख रहा था उसके प्राइवेट पार्ट के वेन पैटर्न, बॉडी पे मोल की पोजीशन और साइज या बॉडी में नजर आए डिफॉर्मिटी की पोजीशन और उसका साइज को प्रज्वल रेवन्ना के फोटो के साथ मैच कराई गई। इसके अलावा वीडियो में जो मेल वॉइस थी उसका भी कंपैरिजन किया गया प्रज्वल रेवन्ना के वॉइस के साथ और ये सभी परफेक्टली मैच हो जाता है। लेकिन एसआईटी थी ये अच्छी तरह से जानती थी कि इतने हाई प्रोफाइल केस में और खासकर ऐसे एक हाई प्रोफाइल एक्यूज को कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए सिर्फ ये एविडेंस काफी नहीं होंगे। इसलिए एसआईटी और भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती रही और तब एक तरह का चमत्कार होता है। जब पुलिस विक्टिम से सवाल करती है कि उन्होंने घटना के दिन क्या पहना था, तब विक्टिम बताती है कि वो कपड़े जो वो घटना के दिन पहनी थी वो अभी तक गानीगेरा फार्म हाउस में ही पड़े हैं, क्योंकि बसंबुड़ी घटना के बाद उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था और उसके बाद वो कभी फार्म हाउस वापस कपड़े लेने गई ही नहीं, क्योंकि विक्टिम और उसका पति गानीगेरा फार्म हाउस में फार्म लेबर थे और उसी फार्म हाउस में रहते थे, इसलिए परिवार का सब कुछ उसी फार्म हाउस में रह गया था। गानीगेरा फार्म हाउस में 5 लेबर रूम थे, उनमें से लेबर रूम नंबर 2 में सारे लेबर्स के कपड़े रहते थे। वहाँ चमत्कारिक ढंग से एसआईटी टीम ने 3 साल बाद भी विक्टिम के येलो कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की ब्लाउज और पेटी को उसी हालत में पाई जो कपड़े विक्टिम ने घटना वाले दिन पहने थे। बाद में मेडिकली प्रूफ भी होता है कि वो कपड़े विक्टिम के ही थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेटीकोट में प्रज्वल रेवन्ना के सीमेन का ट्रेस भी मिला, जो प्रज्वल रेवन्ना को इस केस में दोषी साबित करने के लिए काफी था। फाइनली 2 अगस्त 2025 केस रिपोर्ट होने के सिर्फ 14 महीने के भीतर प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने रेप करने के गुनाह में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सलाह दी। प्रज्वल रेवन्ना के विरुद्ध चल रहे 3 रेप और मोलेस्टेशन के केस का ट्रायल भी और कुछ ही दिनों में ही शुरू होगा, लेकिन एसआईटी अभी तक उस लोगों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने वो वीडियोस को लीक किया था। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना पर अभी भी किडनैपिंग का केस चल रहा है। एच.डी. रेवन्ना अब बेल पर बाहर है। प्रज्वल रेवन्ना को उसके विरुद्ध फाइल किए गए 4 केसों में से पहले ही केस में रेप करने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सलाह हुई। फिर भी प्रज्वल रेवन्ना स्पेशल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर अगले केसों में भी प्रज्वल रेवन्ना लोअर कोर्ट में दोषी प्रमाणित होता है तो क्या प्रज्वल रेवन्ना को फांसी दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।